ऑर्गेनिज्म का टॉय। तो देखिए हम कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, लिखते जाओ तुम लोग, तुम्हें समझा दिया मैंने। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप में रहना चाहिए एक एरिया में। जैसे एक एरिया कुड ऑल्सो बी अ ट्री, इट कुड बी अ कल्चर प्लेट जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। वो शेयर करने चाहिए सेम रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सेम ट्री को शेयर कर रहे हैं और कंपीट कर रहे हैं सेम चीजों के लिए। सपोज एक फ्रूट के लिए शेयर कर कंपीट कर रही हैं बर्ड्स, तो ये सब मिलाकर एक पॉपुलेशन कहलाती है। तो ऐसे ग्रुप्स, ठीक है। पर ये इंटरब्रीड भी करने चाहिए। इंटरब्रीड का मतलब वैसे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में ब्रीड करने चाहिए, पर यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो भी उन्हें पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी के ऑर्गेनिजम्स भी क्या कहलाएंगे, एक पॉपुलेशन। तो एग्जाम्पल्स अगर हमें बोलना हो तो एग्जाम्पल्स विल बी रैट्स इन, ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। रैट्स इन अबैंडन्ड ड्वेलिंग, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां पर पहले लोग रहते थे अब नहीं रहते पर अब चूहे रहते हैं। या फिर बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एक पॉपुलेशन। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। तो आगे हम बात कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडिविजुअल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो लिखेंगे व्हाट आर ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स एंड ट्रेट्स ऑफ पॉपुलेशन, हाउ आर दे डिफरेंट। व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अ पॉपुलेशन एंड हाउ आर दे डिफरेंट। इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के क्या ट्रेट्स हो सकते हैं एंड ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के, फॉर एग्जांपल एक इंसान के या किसी एक ऑर्गेनिज्म के देयर इज सेक्स, दैट इज मेल और फीमेल। पर पॉपुलेशन का, जैसे ह्यूमंस का सेक्स रेशियो होता है, दैट इज हाउ मेनी मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स पर 1000 ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो दैट इज सेक्स रेशियो। अच्छा, इंडिविजुअल के एज होता है और इधर एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड, कि किस एज में ज्यादा लोग पाए जाते हैं, किस एज में कम लोग पाए जाते हैं, तो उनका एक एज पिरामिड होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल्स की बर्थ और डेथ होती है, बर्थ एंड डेथ, पर पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, कि कितना जल्दी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, दैट इज गिवन बाय इट्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये वाली बात क्लियर है, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। क्लियर है यहां तक। तो जरा इसके आगे देखते हैं इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन के नेक्स्ट पार्ट। एनसीईआरटी लाए, कोई एनसीईआरटी लाया है तुम में से? तो शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट विद सेक्स रेशियो। तो कुछ व्हाट इज सेक्स रेशियो, इसकी बात करें। व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो हम लिखेंगे इट इज द परसेंटेज, गिवन नहीं है ना सेक्स रेशियो, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। कितने मेल और कितने
फीमेल हैं एक पॉपुलेशन में, दैट इज गिवन बाय इट्स सेक्स रेशो। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें व्हाट आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड, तो बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर देखें, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट may have birth and death, number of individuals that may have birth or death, कितने बर्थ और डेथ हो रहे हैं, ठीक है, पर कैपिटा। पर कैपिटा मीन्स डिवाइड बाय, जैसे परसेंट होता है डिवाइड बाय 100, तो हम यहां पे डिवाइड किससे करते हैं? पर कैपिटा डिवाइड बाय 1000 ऑफ सच इंडिविजुअल्स। मतलब पर कैपिटा का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बोले पर कैपिटा का मतलब यहां पे है पर इंडिविजुअल, सॉरी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, हम देखें 4 फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई माने जो मक्खियां जो पैदा होती हैं, जो फ्रूट के ऊपर होती हैं। अगर 4 फ्रूट फ्लाई टेक बर्थ, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ, सपोज इन अ पॉपुलेशन ऑफ 40, तो 40 में 4 न्यू बर्थ होते हैं, तो व्हाट विल बी द बर्थ रेट? 4/40। तो व्हाट विल बी द बर्थ रेट? 4/40 is 0.1 न्यू फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो लिखेंगे 0.1 ऑफस्प्रिंग्स पर फ्रूट फ्लाई। और सपोज ये 1 मिनट का हो, इन अ मिनट, मिनट तो नहीं हो सकता, तो इन अ डे, तो वी विल ऑल्सो हैव टाइम इंक्लूडेड। 0.1 ऑफ स्प्रिंग पर फ्रूट फ्लाई, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है? नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई से। ठीक है, पर डे, तो इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से होगी। तो मतलब जितने इंडिविजुअल्स हैं और कितने पर यूनिट, टाइम भी इसमें इंक्लूड होगा, कितने टाइम में है। एक क्वेश्चन को तुम करो जल्दी से, लिख लो। 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उनमें से 4 नहीं पैदा हुई, तो इनका बर्थ रेट क्या होगा? ठीक है, पहले 40 थी, जो ओरिजिनल नंबर था वो ऐड फॉर, अब 44 है, पर हम डिवाइड उन्हीं से करेंगे जितने लास्ट टाइम थे। ठीक है, तो लिखेंगे इफ अ पॉपुलेशन ऑफ, लिखो एक क्वेश्चन लिख लो, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 लोटस प्लांट increased to 70 in a year, calculate the birth rate। तो बर्थ रेट कितना हुआ? जीरो 0.4 यूनिट पूरी। हाँ ठीक है, तो 50 में से 20, तो दैट वुड बी 20 बड़े हैं। कितने में से बड़े हैं? टोटल ओरिजिनल कितना था? 50। 20 बड़े हैं आउट ऑफ 50, तो दिस वुड बी इन 1 डे, इन 1 ईयर, तो दिस वुड बी 0.4 0.4 पर ऑफस्प्रिंग, नहीं 0.4 ऑफस्प्रिंग्स
ठीक है, पर लोटस पर ईयर। समझ आया? कर पाएंगे? डेथ रेट भी सेम फॉर्मेट में डेथ रेट हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? पर कैपिटा। कैपिटा माने इंडिविजुअल, तो हम पर इंडिविजुअल कितना इंक्रीज हुआ वो देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एज पिरामिड्स। लिखेंगे डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। क्वेश्चन लिख लेंगे, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। जो भी डिफरेंट टाइप के एज पिरामिड्स हैं वो सारे डिस्क्राइब करने हैं। तो फर्स्ट एज पिरामिड की डेफिनेशन लिखोगे पहले एज पिरामिड की, तो लिखें इफ एज, बंद कर दे, इफ एज, रिमोट से कर दे, रिमोट पड़ा हुआ पीछे। If age distribution ठीक है, is plotted for a population, the resulting structure is called an age pyramid. तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एज पिरामिड। The resulting structure is called age pyramid. तो जरा देखें, ये बनाते जाओ साथ साथ। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे अरेंज्ड हैं। जैसे हमने पढ़ा कि आप जैसे प्लांट्स को ले लो, प्लांट्स जब तक फ्लावर नहीं करते तो व्हाट स्टेज इट इज प्री रिप्रोडक्टिव। कैसी स्टेज होती है? प्री रिप्रोडक्टिव। जब वो फ्लावर करना शुरू करते हैं देन दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्टेज, और जब वो फ्लावर बंद कर दें और ओल्ड एज में चले जाएं दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो हम ऐसी ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस को भी हम क्या कर सकते हैं? प्लॉट। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे जो होंगे वो इंडिविजुअल्स जाएंगे जो कि प्यूबर्टी से भी पहले है। तो ये हो गए ह्यूमंस में जो बच्चे हो गए, है ना, जो हम उन्हें क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोल ले। ठीक है, तो हम ये इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव, है ना। देन रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी आफ्टर प्यूबर्टी वाला स्टेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद देयर विल बी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। तो इसमें ओल्ड पीपल आएंगे यूजुअली, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये एक एज पिरामिड है। और ये एक एज पिरामिड ये दिखाता है कि एक्सपेंशन हो रहा है। ये कैसा एज पिरामिड है? एक्सपैंडिंग। क्यों एक्सपैंडिंग है? क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं और बूढ़े कम। तो इसमें क्या हो रहा है? आगे जाते जाते ये वाला नेक्स्ट टायर पे जाएगा तो ये टायर और एक्सपैंड हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये और एक्सपैंड हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले किस में चले जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में। और रिप्रोडक्टिव वाले किस में चलेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पिरामिड आगे जाके क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? खुद सोचो। तो क्योंकि आने इसमें तो इस देश के उसमें दिख रहा है कि जैसे इंडिया को ही ले लो, तो अगर हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो ये हमारा एज पिरामिड बना। अब आगे आने वाली पॉपुलेशन में जब ये आगे जाएंगे तो इस पिरामिड को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इसके आगे आने वाले और भी ज़्यादा होंगे, तो ये एक्सपैंड होता जाएगा। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉपुलेशन स्टेबल फॉर्म में रहे। स्टेबल में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव हैं वो बराबर होंगे। ऊपर वाले तो कम ही होंगे वैसे यूजुअली, पर ज़्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इटली में अभी चल रहा है ऐसा। इटली में क्या है कि ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और यंग कम, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स वहाँ पे ज़्यादा आएंगी। और अभी इस
दौरान सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव से या हम यंग एज में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में, तो इसीलिए अफ्रीका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो था कंट्री है, क्योंकि जिस जहाँ पे भी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया का भी यही केस था, तो इतना ग्रो कर रही ओवर द ईयर्स। एनीवेज, तो प्री रिप्रोडक्टिव में ये जो पॉपुलेशन है ये स्टेबल है। ये कैसी है? स्टेबल। स्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये आगे जाके एक्सपैंड होगा, हो सकता है ये ऐसे ही चलता जाए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाली फिर ऐसी रहेगी, फिर नेक्स्ट वाली ऐसी रहेगी, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मोस्टली कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में डेथ्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, तो इससे कम हो जाएगा। आगे आने वाला तो हमेशा कम ही रहेगा, तो यूजुअली ये वाली स्टेबल ऐसी स्टेट चलती जाएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक और फेज हो सकता है, दैट इज डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग फेज इज लाइक दिस। डिक्लाइनिंग फेज भी अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। मैंने यहाँ पे टीयर्स कम कर दिए हैं। अच्छा, एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ठीक है। डिक्लाइनिंग में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गए। अब आगे जाने वाला ये एज पिरामिड अगर ऐसे चलता रहा तो ये नीचे आने वाला और कम हो जाएगा जब ये नेक्स्ट टायर पे जाएगा, तो इससे पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? कोलैप्स, कम होती जाएगी, ठीक है। इलॉन मस्क तो यही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा इसी से ही है कि अगर हमारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए ह्यूमंस की, क्योंकि आजकल अब जो ट्रेंड जा रहा है उस हिसाब से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बड़ी जल्दी कम होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, तो वो ऑफस्प्रिंग्स कम हो रहे हैं। हाँ, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ये तो अलग अलग समय के है ना, वो दूसरी जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये सब अलग अलग एज के लोग हैं ना। यंग लोग ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, पोस्ट में आ जाएंगे, तो ये तो एक समय का दिखा रहा है ना तुझे अभी का, ठीक है। तो तू इसमें सारा डेटा थोड़ी देख सकता है, ये करंट पॉपुलेशन सिनेरियो दिखा रहा है। क्लियर? ये वाली बात सबको समझ आई कि तीन तरह के कौन से एज पिरामिड्स हैं, एक एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट डिस्क्राइब हमारा क्या है? तो ये जो हमने एज पिरामिड बनाया है ये किस बेसिस पे बनाया है? मतलब हमने लिया क्या है इसमें? क्या हमने इसमें पॉपुलेशन नंबर लिया है? क्योंकि अभी तक जो तुम दिमाग में सोच रहे हो दैट इज नंबर का पिरामिड। नंबर माने कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव में, कितने रिप्रोडक्टिव में और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो दैट इज द नंबर का पिरामिड। ऐसा भी हो सकता है कि ये पिरामिड हम किसी और फैक्टर पे बनाएं, जैसे बायोमास, या बायोमास के अलावा जैसे देखते हैं एक और चीज़ देखते हैं, तो ये एनर्जी का पिरामिड, ये अलग अलग पिरामिड्स होते हैं। तो ज़रा देखो, ये सब आगे आएगा शायद, ठीक है, तो लिखेंगे। हाँ, तो टाइप्स ऑफ पिरामिड्स में ही अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस पिरामिड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर। ये टॉपिक इसी के अंदर ही चलने दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड में। पिरामिड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज pyramids of number, first pyramid of number, pyramid of energy, ठीक है, pyramid of number, pyramid of energy, pyramid of biomass। For example, एक पिरामिड दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये पिरामिड देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, सब इकोसिस्टम में है ना, यहाँ नहीं है ना, एक सेकेंड, तो ये टॉपिक
ये आगे आएंगे। ठीक है, ये पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम में आएंगे, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तुम्हें यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं। तो लिखिए व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको लिख लो, दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन इकोसिस्टम। तो ये जो 3 पिरामिड्स हम बात कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम में आएगा। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लिखेंगे इट इज अ मेजर ऑफ population size it is a measure of population size. It is denoted as n. इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल N। मतलब कितना पॉपुलेशन एक एरिया में है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लार्ज भी हो सकता है, बहुत कम भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इट कैन रन इनटू मिलियंस फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में कितने हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। पर इट कुड बी एज लो एज लेस देन 10। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन आती हैं, कुछ बर्ड्स आती हैं जो साइबेरिया से आती हैं इंडिया, ठीक है। तो वो भरतपुर में सिर्फ 10 आती है। क्या वो एक पॉपुलेशन है? यस, क्योंकि दे आर शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, दे आर कमिंग फ्रॉम एन एरिया, वेल डिफाइंड एरिया, दे कैन इंटरब्रीड। तो जो क्रेन्स, वो बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से आ रही हैं, क्या वो एक पॉपुलेशन है? उनकी डेंसिटी कितनी है? सिर्फ 10 से कम, तो 7 या 8 आती हैं बस, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम भी हो सकती है। एक एरिया इस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर हम बोले कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, ये नोट कर लिया एग्जाम्पल्स के साथ। When is, नहीं ये रहने दो, पहले लिखो। When is calculating, लिखो, when is calculating population density, when is calculating population density meaningless? Calculating population density meaningless. Population density को calculate करना कब meaningless हो जाता है? तो एक एग्जाम्पल सोचो, पॉपुलेशन डेंसिटी माने नंबर कि कितने नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1 है, और एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 200 है। वो दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, तो वो एक ही एरिया में रहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस एरिया के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए? हाँ, 200 वाला, ठीक है। 200 जो ज़्यादा है वो उस इकोसिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, और जो एक है वो उस पर कम इम्पैक्ट डालेगा। तो उस इकोसिस्टम में किसका रोल ज़्यादा हो रहा है? 200 वाले का। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि वो जो एक है वो एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, और जो 200 की मैं बात कर रहा था वो छोटी छोटी वीड्स हैं जो नीचे ग्रो कर रही थी। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा ये सोचना पॉपुलेशन डेंसिटी पे सही था? नहीं, क्योंकि एक बैनियन ट्री या कोई भी एक ट्री मान लो, ट्री क्या देगा? फ्रूट्स देगा। क्या देगा? वो नेस्ट बनाने के लिए जगह देगा, वो ऑर्गेनिजम्स को शेड देगा, जो कि बहुत ज़रूरी होगा जब बहुत गर्मी होगी, ठीक है। वो बहुतों के लिए एक बरो करेंगे या कुछ इसके अंदर नेस्ट बनाएंगे, कुछ उसके रूट्स में जाएंगे। तो अब किसका रोल ज़्यादा है? किसका रोल ज़्यादा है, 1 वाले का या 200 वाले का?
1 वाले का। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करना इन द केस ऑफ इन नंबर्स, या पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना इन केस ऑफ नंबर्स इज मीनिंगलेस। अब पॉपुलेशन साइज को तुम्हें मेजर करना है बट नॉट इन नंबर, तो किसी और मीनिंगफुल वे में कैसे करेंगे? मीनिंगफुल वे में ऐसे कर सकते थे, अगर मैं इनका बायोमास देखता, क्या देखता? बायोमास। बायोमास माने वेट मास, ड्राई मास, कुछ भी ले लो। तुम पूरा पेड़ को उखाड़ के उसका मास लोगे तो नहीं, वैसे तुम आइडिया तो लगा सकते हो, वो तो हज़ारों किलो में हो सकता है, ठीक है। तो और जो कैरेट ग्रास है 200, उनको रखो बैलेंस पे, कितना होगा? 500 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 500 भी नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, अगर हम मास में करते तो हमारे को चीज़ सामने ही दिख जाती, इसका मास 10,000 किलो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम ले लो, ग्रास ही तो है। तो अगर मैं बायोमास में देखता तो ज़्यादा अच्छा था, या पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं नंबर में देखता तो अच्छा था? बायोमास में। तो इस केस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना है, इज इट ओके और इज इट मीनिंगलेस? मीनिंगलेस। नंबर को मेजर करना इज मीनिंगलेस। तो ये एग्जाम्पल बनाओ, फिर मैं इसको लिखवाता हूँ। ऐसे ही बनाना है, सब कुछ लिखना है। इन एन एरिया लिखो, इन एन एरिया, in an area which has one banyan tree, which has one banyan tree and 200 carrot grass, 200 carrot grass, इसका नाम दे रखा है पार्थेनियम। कैरेट ग्रास का पूरा नाम, ये चैप्टर 1 में भी था, पार्थेनियम कॉजेज पॉलन एलर्जी, पर वहाँ पे इसका फुल नेम नहीं था। हिस्टेरो क्या है? फोरस, ठीक है, हिस्टेरोफोरस। In an area which has one banyan tree and 200 Parthenium grass, stating the population density number, stating population density in numbers would amount to underestimating the role of banyan tree in that community, हम क्या कह रहे हैं? अगर हम बात करें कि इनके नंबर्स को देखें तो नंबर्स से हमें banyan tree का रोल कम लगेगा। इन सच केसेस इट इज मीनिंगलेस टू डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटर क्या होगा, ये भी इसी आगे लिख लो। इन सच केसेस बायोमास और परसेंट कवर, इन सच केसेस यूजिंग बायोमास और परसेंट कवर would be more meaningful। तो या तो तुम ये देख लेते कि किसका बायोमास ज्यादा है, या फिर तुम ये देख लेते किसका परसेंट कवर ज्यादा है। परसेंट कवर इज लाइक कि एक ग्रास कितनी जगह ले रही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं ले रही होगी, ठीक है। और एक ट्री कितना ले रहा है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, उल्टा हो गया ये, ट्री ये था ना, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा है एक ट्री, और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम। तो परसेंट कवर भी चल सकता था, उससे भी थोड़ा आइडिया लगता है। एक ग्रास और एक ट्री कितना ले रहा है, इन मल्टीप्लाइड बाय तुम 200 भी करोगे, क्योंकि सारे के सारे वो देखोगे तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी हमें आइडिया लग जाता। क्लियर ये पॉइंट? तो अब नेक्स्ट एक और बात लिखते हैं।
when is calculating population density impractical? When is कैलकुलेटिंग नहीं लिखेंगे, काउंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी impractical or difficult to determine. मतलब अगर तुम्हें बोला जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो इसका फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमें ऐसा बोल तो दिया जाता है कि अगर हम डिस्कवरी वगैरह देखते हैं कि इस एरिया में, इस ओशन में इतने सारे कोरल्स रहते हैं, वो बोल देते हैं यहाँ पे 10,000 हैं फिशेस हैं, या 10,000 कोरल्स हैं, या करीब करीब 25,000 यहाँ पे वेल्स हैं इस एरिया में, इस सी में। तो कैसे काउंट करते होंगे? ऐसा तो है नहीं कि मछली को निकाला, मार्क किया, पानी में डाल दिया, फिर मछली को निकाला, मार्क किया, फिर पानी में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कैसे इस एस्टिमेट पे आते होंगे? क्योंकि ये भी तो एक पॉपुलेशन नंबर है। तो इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करते होंगे? कोई आइडिया? कैसे? गैस भी कैसे करेगा? गैस कुछ ऐसे ही गैस करने बैठ जाएंगे लोग, या कुछ पहले करके स्टडी करके फिर गैस करेंगे? क्या स्टडी करेंगे? ट्रैप डालेंगे, मछलियाँ निकालेंगे, देखेंगे कितनी मछलियाँ आ रही हैं इस एरिया में, कंपेयर कर लो किसी भी एरिया से जहाँ पे तुम्हें पता हो, एक पॉन्ड का या किसी चीज़ का, छोटे एरिया का जहाँ पे तुम्हें पता हो आइडिया, या फिर एक कितना ट्रैप में मछलियाँ पकड़ी गई मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया वो होगा, तो इस तरीके से एक मेजर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज, चलो ये तो बहुत बड़े नंबर थे इसलिए मुश्किल हो रही थी, अगर सपोज किसी के 10-15 भी हो तब भी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स जैसे अगर कॉर्बेट ले लो, कॉर्बेट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, उसके तो 6-7 तो जोन्स ही हैं, और उनमें घुसने के लिए तुम एक जगह से घुसोगे तो बहुत दूर तक एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, और वहाँ पे रहने वाले टाइगर्स कितने होंगे? करीब मतलब उस समय तो 25-30 टाइगर तक पॉपुलेशन होती है। तो उनको उनको कैसे काउंट करते हैं कि भाई यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं? हाँ, मार्क करके इनको मार्क, अब तो जैसे कॉलर्स वगैरह होते हैं, अब तो जीपीएस वगैरह तरीके से करते हैं, पर उससे भी वो भी नहीं करा जाता क्योंकि उनको डिस्टर्ब ना करें। उनको करने के लिए, कॉलर करने के लिए पहले गन से मारोगे, बेहोश करोगे, फिर उन्हें कॉलर पहनाओगे, पर हम उन्हें ये भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हम बस उनके पग मार्क्स देखते हैं कि मतलब उनके पैरों के निशान, ठीक है, और उन पैरों के निशान से, बड़ा पैर का निशान है तो इतने बड़े हैं, इतने ये एज होगा, छोटे हैं तो कितने छोटे के आ रहे हैं पग मार्क्स, तो उसके 4 बच्चे हुए इस टाइगर के, ऐसे ऐसे कहानियाँ तुम जाते हो अगर तो वो सुनाते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दिस, इस केस में इम्प्रैक्टिकल 2 केसेस में हो सकता है, व्हेन इट इज़ वेरी लार्ज और व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड, ऑर्गेनिज्म को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। तो उन दोनों केसेस में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का एक अलग तरीका निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, आंसर लिख लो। इट कुड बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन केस the population is huge and counting is impossible. क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है और वो हम उसको ट्रैक कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो उसको पता लगाने के लिए it can be difficult to determine when the population size is huge and impossible to determine, ठीक है। impossible to क्या बोला था मैंने? हाँ, difficult to determine, या ठीक है, नहीं ठीक है। तो एग्जाम्पल बना लो इसका। एग्जाम्पल, फिशेस इन अ lake. So in this case
फिश एग्जाम्पल बना लिया, फिश इज इन अ लेक. सो इन दिस केस फिश इज कॉट पर ट्रैप. फिश इज कॉट पर ट्रैप इज अ गुड मेजर. फिश इज कॉट पर ट्रैप. तो एक ट्रैप में कितनी फिशेज आ रही हैं उससे पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लग जाएगा. ठीक है, एक इसका सेकेंड पैराग्राफ बना लो. समटाइम्स sometimes we need to determine population density without actually seeing the organism. Example, tigers. Tigers can be estimated with their pug marks. तो हम टाइगर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर पग मार्क्स. तो ये वाली बात भी समझ आई, यस और नो. और फीकल पैलेट्स तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. यहाँ पे हमें अलाउड ही नहीं है कि हम टाइगर को कैप्चर करें या टाइगर को जीपीएस लगाएं या कुछ. तो ऐसे एरियाज में या फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि वो रात को निकलते हैं, चीता या कोई और छोटे ऑर्गेनिजम्स भी. तो वो उनके बस निशान से हमें उसका एस्टिमेट करना होता है. क्लियर है ये पॉइंट. तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. नेक्स्ट टॉपिक लिखें, पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी जाने. तो पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है. किसी एक एरिया में पॉपुलेशन या तो स्लो ग्रो कर सकती है या फास्ट. फास्ट का मतलब होता है 2, 4, 8, 16, है ना, ऐसे पॉपुलेशन ग्रो करे. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल. हर एक दो प्रोड्यूस करते जाए. और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ जाके कहीं रुक जाती है. अभी देखो कैसे रुकती है. उससे पहले हम ये समझे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बनाई जाती है, उसी के ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है. तो एक एरिया में अगर ये पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर जो हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ नए ग्रुप, नए बर्थ होगी. बर्थ को हम बोलते हैं नेटालिटी. तो नेटालिटी इज बर्थ रेट से रिलेटेड, कि जितने बर्थ होंगे उनको हम नेटालिटी में मार्क करेंगे. तो नेटालिटी उसमें ऐड करेगा पॉपुलेशन में या रिड्यूस करेगा, ऐड. और मॉर्टैलिटी इज डेथ रेट. तो मॉर्टैलिटी से हमें क्या पता चलेगा कि कितने उधर से डिलीट हो रहे हैं, वहाँ से कितने रिड्यूस हो रहे हैं. तो ये माइनस में जाएगा. इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो उस पॉपुलेशन में बाहर से आते हैं. उस पॉपुलेशन में जो बाहर से आए तो उन्हें बोलते हैं इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज आई, मतलब वो दूसरी जगह से इधर आ गए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्ड्स हैं जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे क्या कर गए, फ्लाई करके चले गए, और अब वो वहीं रहते हैं. तो वो क्या हो गए, इमिग्रेशन. वापस नहीं जा रहे हो. ठीक है. और अगर कोई यहां से चला जाए तो दैट वुड बी एमिग्रेशन. तो उससे क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन. एमिग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई से. तो ये माइनस, ये प्लस. तो अगर हम बोले पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज होगा, तो कौन कौन सा इसमें बढ़ाएगा और कौन कौन सा कम करेगा. तो अगर हम बोले एन टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी प्लस 1. टी प्लस 1 माने एक दिन हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन. बैक्टीरिया तो एक छोटा है तो उसको हम 1 मिनट में भी देख सकते हैं. पर जैसे अगर हम एलिफेंट्स बोले तो उसको 1 मिनट में देखने का कोई फायदा नहीं है. तो वो